राधे राधे प्यारे साथियों। तो आज का डे 3 का टारगेटेड स्टडी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, जिसमें मैं प्रीति आप लोग के साथ हमेशा अपनी टारगेट शेयर करती हूँ ताकि आप लोग डेली टारगेटेड पे पढ़ाई कर सके, मोटिवेटेड रहे। तो जिसमें आज का हमारा पहला टारगेट है वो सीबीसी यानी कि कांसेप्ट बिल्डिंग क्लास, जो कि टोटल 2 आवर का होता है। नेक्स्ट है हमारा साइंस का 7, 8 और 9 चैप्टर, हिस्ट्री का 5 और 6 चैप्टर, और आंसर राइटिंग जो कि 9 क्वेश्चन मैंने लिया है, वो भी टोटल 1 आवर का। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं पहुंचता है तो आप लोग शॉर्ट जाकर चेक कीजिए ना, डेली लिखना शुरू कर दीजिए। और जो केबीसी नैनो का है वैदिक काल में बिहार, ये प्रीलिम्स के लिए हर दिन प्रीलिम्स का एक टॉपिक लिया जाता है। करंट टॉपिक है इसका नोबेल प्राइज 2025, है ना। और उसके बाद जो 6th मेरा टारगेट है वो स्पेक्ट्रम रीडिंग करना 1 चैप्टर, नेहरू के बाद के भारत। और 7th नंबर पे जो मैं आंसर राइटिंग करती हूँ, डेली 100 डे का चैलेंज लिया है, उसमें आज डे 3rd है और आंसर राइटिंग है ना आज डे 28 है ना। और नेक्स्ट डे का प्लान मुझे बनाना है, 8 आवर की चैलेंज है जो कि मुझे कल पूरी हो चुकी थी। कल टोटल इतने आवर हुए थे मेरे, और आज 8 आवर करनी है। और नेक्स्ट है एमसीक्यू पीवाईक्यू, जो कि घटना चक्र से देखना है। तो चलिए आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं एकदम एनर्जेटिक वे में, जो कि सुबह के बज चुके अभी 7 और मैं ले चुकी हूँ अपने लिए 1 कप ऑफ टी। और फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्लान। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, सारे थ्रू सोर्सेज और फिर जो भी मैंने पढ़ा वो सब आप लोग के साथ मैं डेली शेयर करती हूँ। तो हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आंसर राइटिंग शुरू ही कर दो। स्लॉट होता है कंप्लीट, और जिसमें मैंने आज पढ़ाई किया इकोनॉमिक सर्वे 2026, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है कि जो हमारा देश है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे 3rd इकोनॉमी बन चुकी है। फर्स्ट में चाइना, सेकंड में यूएसए और 3rd में इंडिया। और इसमें जीडीपी के लिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जीडीपी के आधार पे हमारा इंडिया 4th इकोनॉमी है, जो कि जर्मनी, जापान, मतलब फर्स्ट में यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी और उसके बाद जापान, और जापान को छोड़ते हुए अब 3rd इकोनॉमी बनने की अग्रसर हो चुकी है। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। और उसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में हमारा भारत कौन से स्थान पे, 4th स्थान पे। और भारत की जो आंतरिक पावर है वो अनिश्चितताओं के बावजूद भी जो मैन्युफैक्चरिंग उछाल है ना, बहुत अच्छा हुआ है। और इसका श्रेय दिया गया मेक इन इंडिया और पीएलआई को, ठीक है ना। और सस्ता कर्ज भी है, जो कि आरबीआई 2025 में 1.25 ब्याज दर में कटौती की है। जीएसटी दर में राहत से भी क्या हो रहा है, उपभोग करता, जो कि मतलब मांग करते हैं, और साथ में जो उत्पादन करता, दोनों को ही क्या मिली है, राहत मिली है, ठीक है ना। 2026 से 27 में भारत की जो जीडीपी दर है वो 6.8 से 7.2 रहेगा, जो कि पहले से कम है, क्योंकि 7.4। इसका कारण क्या बताया गया है कि दुनिया भर में मांग की कमी हो रही है, भू राजनीतिक तनाव हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इन सबके साथ ही आज का मेरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट होता है। और इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी है ना, आप लोग एक बार क्लास कर लेंगे तो आप लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। कृषि में क्या कार्य किया गया है, और एक डाटा नहीं आई है, जो डाटा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, कि जो हमारी जीडीपी का ना टोटल 70%, मतलब विकास दर का 70% क्या हो रहा है, शहरों से ही आ रहा है पैसे, लेकिन वहाँ की जो लोकल बॉडीज है उनको सिर्फ जीडीपी का 1% दिया जा रहा है खर्च करने के लिए। ये तो नाइंसाफी है ना। ये डाटा देख के थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ हुआ। और हाँ, एआई पे भी बहुत अच्छा इसमें डाटा आया हुआ है। अब बताइए, हम कहते हैं हमारे देश में एआई का मतलब इंफ्रा नहीं है, फलाना ढिमकाना। आपको पता है एआई के क्षेत्र में भी ना भारत हमारा 4th नंबर पे है, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बशर्ते हमें खुद को स्किलफुल बनाना है और देश को आगे लेके जाना है। और इन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, बिकॉज जब तक हमारे देश की जनता मजबूत नहीं होगी, देश कैसे मजबूत होगा। तो चलिए बने रहिए, आगे का भी प्लान शेयर करते हैं। आंसर राइटिंग 1 आवर का, जिसमें 9 क्वेश्चन लिया गया है, और आज है डे टोटल 27। आप लोग अभी तक लिख नहीं रहे हो तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए गाइस, 1 से लेकर 27 तक कंप्लीट हो चुका है। और चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं 1 आवर में होता है। टारगेट था कि 9 क्वेश्चन 1 आवर में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि 1 आवर 11 मिनट मेरे को हो गए हैं। 1 आवर 11 मिनट और 23 सेकंड में डे 27 का मैंने ये टोटल 9 क्वेश्चन कंप्लीट किया। टोटल 9 क्वेश्चन, ये रहा टोटल 9वां क्वेश्चन, है ना। आप लोग भी देख लीजिए, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हाँ, ऐसे चैलेंज लेके और करना अच्छा लगता है यार। जब खुद से आप चैलेंज लेते हो और खुद से कंप्लीट करते हो ना, तो सच बताऊं, आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है और आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, और साथ में खुद में कॉन्फिडेंस आता है ना। और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। वैसे आई होप कि आप लोग अगर पढ़ाई करते सीरियस एस्पिरेंट है तो जरूर लिखते होंगे, और नहीं लिखते हैं तो शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी रीडिंग का। ये 5 चैप्टर आज मेरे को रीडिंग करना है और कंप्लीट करके आप लोग के साथ 4 घंटे 22 मिनट की पढ़ाई। और इसी के साथ मेरा एनसीईआरटी का जो 6th का था साइंस का और हिस्ट्री का, ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। और मैंने सिर्फ 7, 8, 9 ही लिया था टारगेट में, मगर 10 और 11 बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब एक टॉपिक्स के बराबर थे ये चैप्टर, तो इसको भी कंप्लीट कर लिया। और साथ में जो हिस्ट्री का हुआ था 5, 7 और 6, सॉरी 5, 6 और 7 लिया था मैंने टारगेट में, और 8th भी कंप्लीट मैंने कर लिया। तो अभी 4 घंटे की पढ़ाई मेरी 1, 2, 3, 4 चारों टारगेट हो चुकी है कंप्लीट। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि अभी काफी ज्यादा मेरी टारगेट पेंडिंग है, ठीक है। और बने रहिए। केबीसी नैनो का वैदिक काल में बिहार, ये भी हो चुकी है कंप्लीट। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में बिहार में सर्वप्रथम हमें क्या पढ़ना है। वैदिक काल में जो बिहार था, भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त प्रदेश में बसना प्रारंभ कर दिया। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। अब इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीटक प्रदेश कहा जाता था, है ना, जिसका शासक कौन थे, परमांगद। और इस तरीके से ये यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन उठाता है कि प्राचीन नाम नदियों के क्या थे। जैसे शतुद्री का सतलज, विपाशा व्यास, वरुष्णी रावी, वितस्तता झेलम, अस्किनी चेनाब, सदानीरा गंडक, सिंधु सिंध, और दृश्यद्वती घग्गर। और इस तरीके से जो आर्यों ने क्षेत्र का नामकरण किया था, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मावर्त कहा, गंगा यमुना का जो द्वाब का क्षेत्र था उसको ब्रह्मर्षि देश कहा, हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र को मध्य देश कहा, और बिहार बंगाल के क्षेत्र को आर्यावर्त उन्होंने कहा। और इस तरीके से बिहार और वैदिक संहिता के बारे में विश्व की सबसे प्राचीन जो वेद है, वेद संहिता, उसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें बिहार का उल्लेख मिलता है। और वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि जो ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय आदि, जिनमें बिंबिसार के पूर्व घटनाओं की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद है महाजनपद काल में बिहार। तो ये नेक्स्ट डे का टॉपिक है। और ये रहा हमारा आज का 1 घंटे लग गए नोबेल पुरस्कार टॉपिक खत्म करने में। और इसको पढ़ने के बाद ना सच में मजा आ गया यार। एक छोटी सी झूठ ने ना इतनी बड़ी संस्था सामने खड़ी कर दी, और 1901 से लेके आज तक 2025 तक और आगे भी पुरस्कार देना शुरू कर दिए थे यार। मजा आ गया सच में ये टॉपिक पढ़ के। आप लोग भी पढ़े होंगे, कमेंट करके एक बार बताइएगा, है ना। तो इसी के साथ मेरा ये वाला टॉपिक होता है आज का खत्म। देखिए, मैंने इसमें पढ़ा है किस तरीके से कौन कौन से एरिया में, मतलब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, उसके बाद फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, और पीस में, इकोनॉमिक एंड साइंसेस में दिया जाता है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में। और इसको मुख्य रूप से नोबेल प्राइज नहीं माना जाता है, क्योंकि इसको 1968 में ना
बैंक द्वारा देना शुरू किया गया था। बाद बाकी ये सब नोबेल पुरस्कार में मानी जाती है। और आप सबको पता है कि ये पीस का जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ये नॉर्वे में दिया जाता है और बाद बाकी को स्वीडन में दिया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, सच में मजा आ गया पढ़ने के बाद। और अल्फ्रेड नोबेल की लाइफ के बारे में भी पढ़ा कि मतलब एक अखबार में छप गया कि वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसमें ये छपा हुआ था कि जो मतलब जिसने दूसरे को मतलब मृत्यु के दाता, कुछ इस तरीके का शब्द ही था, जो मृत्यु का दाता था आज उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मतलब उनसे गलती से एक छोटा सा विस्फोट हो गया था उनके फैक्ट्री में, जिसमें उनके छोटे भाई भी मतलब डेथ कर गए थे, है ना। आई एम सो सॉरी। तो उसी के बारे में कहा गया, उनको बहुत ज्यादा हिट लगा यार, मतलब किस तरीके से ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा जो जायदाद है ना वो मुख्य रूप से मतलब ट्रस्ट को दे दिया और कहा कि उससे जो ब्याज आएगी मतलब दूसरे आधे तो ट्रस्ट को दिया और कुछ पैसे ऐसे जगह लगाया जिससे ब्याज आने के बाद इसी पुरस्कार की घोषणा की गई। और सच में ये पूरा मतलब ये कहानी के थ्रू पढ़ा है, बहुत मजा आया है ना। मतलब रिवीजन करते रहेंगे, चलेगा 2025 में कौन कौन से मतलब किन किन को दिया गया है। ये शॉर्ट फॉर्म नाम का लिखा हुआ है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पीटी में पूछा जाएगा है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में याद करके ले लें। मतलब ऐसे विदेश के हैं तो उनका नाम तो ऐसे होगा। टोटल जो शांति का अभी तक जो अर्थशास्त्र के 99 लोगों को दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, उसमें से सिर्फ 3 ही महिला है। अब देखिए इसमें भी फेमिनिज्म में दिख रहा है ना। और अर्थशास्त्र के पुरस्कार के बारे में है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का पुरस्कार मिला गया। और आपको पता है मतलब ये भी गांधी जी को भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए कई बार मतलब जोड़ा गया, 1936 में, 34 में, 47 में, 48 में। और कहा गया कि लास्ट में जब जिस साल उनको शांति का नोबेल पुरस्कार देना था उसी साल उनकी डेथ हो गई। और उस समय ऐसा कुछ संस्था ही नहीं था उनमें और उनका ऐसा कोई ट्रस्ट ही नहीं था जिसको मैं वो प्राइज प्रोवाइड करूँ, इसीलिए गांधी जी को नोबेल के शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। वैसे आपको पता है नोबेल के शांति पुरस्कार से भी बड़े हस्ती थे हमारे महात्मा गांधी, है ना। खैर अगर वो दे भी देते तो उनकी संस्था का मतलब जो संस्था है ना उन्हीं की शान शौहरत बढ़ जाती महात्मा गांधी की। तो वो कहते हैं ना, सूरज को क्या ही रोशनी दिखाना, है ना, सूरज को क्या दीपक जलाऊं, वो तो खुद पूरी दुनिया को एकदम रोशनी में रखता है ना। तो ये टॉपिक पढ़ने में मजा आया और इसी के साथ मेरा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट ये रहा इससे मेरा जो कि लिया है मैंने, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करे क्योंकि कर्म निष्क्रियता से आवश्यक ही उत्तम है। और ये है मेरा एसे राइटिंग का 3rd डे का चैलेंज, जो कि आज ये अभी ये भी हो गया मेरा कंप्लीट। और इसी के साथ मैंने नेक्स्ट डे का भी प्लान, जो थोड़ी देर के मेरे 15 मिनट बचे थे मेरे ट्यूशन जाने का, तो मैंने उस बीच में बना लिया था, है ना। और ये 8 आवर स्टडी चैलेंज का अभी जस्ट हो रहा है 6/16, तो अभी ये नहीं हुआ है कंप्लीट। अब मेरे टारगेट के 1 2 3 टारगेट बच चुके हैं, तो अब मैं इन तीनों की तरफ मूव ऑन करती हूँ। आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो में। और रात के बज चुके हैं 10 और मेरी हो चुकी है आज की पूरी टारगेट कंप्लीट, जिसमें स्पेक्ट्रम रीडिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है, 8 आवर स्टडी चैलेंज में कंप्लीट कर लिया, जो कि 8 आवर 20 मिनट हुआ, है ना। यहाँ 8 आवर 20 मिनट। और PYQ घटना चक्र से कल ही देख लिया था, आज मैंने नहीं देखा है बिकॉज मेरे को थोड़ी नींद आ रही है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। तो आई होप कि आप सभी को टारगेटेड स्टडी ब्लॉग बहुत पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सपोर्ट करते रहिए ताकि नेक्स्ट डे भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाती रहूँ ब्लॉग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।